नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारत सरकार की नीतियों से कोई भी वर्ग नहीं संतुष्ट है। हर वर्ग, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी और भी जितने संगठन हैं, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, अर्ध सरकारी संगठन, सब के सब आंदोलनरत हैं या हड़ताल कर रहे हैं या धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार के लिए सिरदर्द सिर्फ किसान थे और किसान कानूनों की वजह से जिस तरह से 1 साल तक आंदोलन चला और 1 साल में सरकार को घुटने पर ला दिया गया था किसानों के द्वारा और 3 काले कानूनों को वापस कराया गया, ठीक उसी तर्ज पर अब बैंक, पोस्ट ऑफिस और बहुत से महकमे आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और भारत बंद के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारों का भी आंदोलन उग्र होने या आंदोलन शुरू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाज का अधिकांश वर्ग भारत सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार और सरकारी तंत्र फेल हो चुका है लोकतंत्र में। ऐसे में अगर कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य पार्टियां इन संगठनों के हड़ताल या देशव्यापी आंदोलन का समर्थन करती हैं तो जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि आम आदमी को भी ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लेना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो कुटिल नीति 2014 से लेकर के अब तक बनाई गई है और बनाई जा रही है और जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, सरकारी महकमे को बेचा जा रहा है, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, उससे अगर किसी को फायदा है तो सिर्फ सरकार को फायदा है, बाकी सबको नुकसान ही है। निजीकरण का इनका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि निजीकरण कर देने पर इन्हें आरक्षण नहीं देना पड़ेगा, आरक्षण हटाना नहीं पड़ेगा और आरक्षण को खत्म करने जैसा कर दिया जाएगा। हालांकि खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और सरकारी क्षेत्र में आरक्षण देना नहीं चाहते। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत सरकार की जन विरोधी नीतियां किस तरह से, इन नीतियों से जनता पिस रही है, सरकारी कर्मचारी पिस रहे हैं, बैंक के कर्मचारी पिस रहे हैं और देश में एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। जनतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध या अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल, प्रदर्शन, धरना आदि का संवैधानिक अधिकार है, मगर इसके चलते देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के कामकाज में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हड़ताल होती है और जब तक हड़ताल होती है तब तक सारे कामकाज ठप रहते हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अकेले हड़ताल करने वालों पर ही नहीं डाली जा सकती है। इसके लिए कहीं न कहीं सरकारें भी जवाबदेह होती हैं, क्योंकि हड़ताल जैसे कदम कर्मचारी एकदम से नहीं उठाते हैं, बल्कि जब पूरी तरह से त्रस्त हो जाते हैं और कोई सहारा नहीं रह जाता है तो सिर्फ आंदोलन ही एक रास्ता बचता है सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। अपनी मांगे मनवाने की लंबी जद्दोजहद के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उन्हें आंदोलन करना चाहिए और फिर किसान आंदोलन के निहितार्थ देखा गया कि किसानों ने सफलता हासिल की थी। इसीलिए बैंकों के कर्मचारी और अन्य कर्मचारी मिलकर के
2 दिन की हड़ताल या यूं कहें कि भारत बंद जैसी स्थिति उत्पन्न कर दिए थे। श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल भी इसी का नतीजा थी। विभिन्न महकमों के कर्मचारी लंबे समय से सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, नई भर्तियां न होने, महंगाई बढ़ने आदि के विरोध में आवाज उठा रहे थे। पिछले साल बैंकों में निजीकरण, विलय आदि को लेकर के बैंक कर्मियों ने देश भर में 2 दिन की निजीकरण, विलय आदि को लेकर के बैंक कर्मियों ने देश भर में 2 दिन की हड़ताल की थी। उस वक्त उन्होंने अपना 2 दिन का वेतन भी कटवाया था। इस बार लगभग सभी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं, जिसके चलते भारी पैमाने पर वित्तीय लेन देन बाधित हुआ। इस हड़ताल से डाक विभाग, खनन, परिवहन आदि के कर्मचारी भी जुड़ गए थे, जिससे आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया और सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी को भी थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। आवाजाही और यातायात में बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन यह बाधा और यह परेशानी कर्मचारी संगठनों के मुसीबत की तुलना में कुछ भी नहीं है। कामकाज रोककर विरोध जताना या अपनी मांगे मनवाने का दबाव बनाना श्रम संगठन का पुराना तरीका रहा है। कई बार यह तरीका कारगर साबित होता है और कई बार सरकारें उन्हें मानने से साफ साफ इनकार कर देती हैं। कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई का दबाव बनाती हैं, जिससे कर्मचारी डर जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी नौकरी ही खतरे में पड़ जाए। इस बार की हड़ताल का सरकारों पर क्या असर पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार इस हड़ताल से जरूर स्तब्ध है और निजीकरण की दिशा में रोक लगाने के बारे में क्या निर्णय करती है, क्या निर्णय नहीं करती है, यह तो बाद में ही पता चलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कई सार्वजनिक उपक्रमों को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया। अनेक सार्वजनिक उपक्रमों को मौद्रीकरण की सूची में डाल दिया। कई रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का प्रबंधन निजी कंपनियों को सौंपा जा चुका है। कई बैंकों का विलय भी कर दिया गया है और निजी बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह नई भर्तियों पर तो लंबे समय के लिए रोक लग ही चुकी है। मौजूदा कर्मचारियों के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के पास सरकारी महकमे में नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की अर्थव्यवस्था इतना डामाडोल हो चुकी है कि वो अगर कर्मचारियों की भर्ती करती है तो उन्हें वेतन कहां से देगी। सरकार को इसी बात की चिंता है और इसीलिए सरकार तो कहती है कि घाटे में चल रहे उद्योगों को हम बेच रहे हैं, घाटे में चल रही इकाइयों का हम निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विभाग या जो पीएसयू सरकारी कंपनी या सरकारी कंपनियां मुनाफा दे रही हैं, उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। LIC इसी में से एक है। इसी तरह मौजूदा कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है और खनन के क्षेत्र में कोयला खदानों का आवंटन निजी कंपनियों को किया गया है। लंबे समय से सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया रुकी हुई है, लिहाजा उनके निजीकरण से बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। महंगाई को लेकर चौतरफा हाहाकार है, मगर सरकार इस पर लगाम लगा पाने में विफल साबित हो रही है। जब सरकार ने खुद नीतिगत फैसला कर रखा है कि अब सरकारी उपक्रमों का खर्च उठाने को तैयार नहीं है, तो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, उनका मौद्रीकरण या उनका निजीकरण ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। ऐसे में श्रम संगठनों की हड़ताल को लेकर के या अपना मन बदलने की
शायद ही तैयार हों। इंडियन एयरलाइंस को इसी तर्क पर बेच दिया गया कि वह घाटे में चल रही थी। सरकारी कोयला खदानें भी घाटे और उत्पादन लक्ष्य पूरा कर पाने में असमर्थ रही हैं, और इन्हीं का बहाना लेकर के सरकार जिस तरह से निजीकरण कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है, उस पर देश को सोचना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग को, आम आदमी को कितनी असुविधाएं होंगी निजीकरण में, निजी क्षेत्र में जाने पर। ये बाद में इसका एहसास होगा लोगों को, लेकिन अभी से अगर आने वाली समस्याओं के बारे में विचार कर लिया जाए तो वो बेहतर होगा। भारत सरकार सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए और अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि इसके निहितार्थ कुछ और है। उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस ने जिन उपक्रमों को खड़ा किया था, उन्हें उनके नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, कांग्रेस के नाम से जो भी संगठन, जो भी पीएसयू, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, वे सरकारी कंपनियां भले ही फायदा दे रही हैं, लेकिन उन्हें फिर भी बेचा जा रहा है, क्योंकि वहां के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब सारी सरकारी कंपनियों, पीएसयू, बैंक, अर्ध सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, सबका मोल भाव कर लिया जाएगा और सबकी बिक्री हो जाएगी, तो भारत सरकार के पास बचेगा क्या? सिर्फ शासन करना और सिर्फ एमएलए, विधायक चुन करके भेजना और वे कानून बना करके शासन करें, इसके लिए क्या वोट दिया जाएगा? ये सवाल जरूर, इस सवाल पर जरूर हमें, आपको और सबको विचार करना चाहिए कि भारत सरकार आज की जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इसने रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य तो कुछ किया नहीं, बल्कि जो पहले का सृजनात्मक कार्य किया हुआ था उसे भी दांव पर लगा दिया है, उसे भी बेचती जा रही है, और हर चीज का निजीकरण हो चुका है। ऐसे में संगठनों द्वारा हड़ताल करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना निहायत जरूरी हो गया है। किसान आंदोलन के बाद अब बेरोजगारों का भी आंदोलन शुरू होने वाला है, कर्मचारियों का आंदोलन तो चल ही रहा है। देखना है कि भारत सरकार इन आंदोलनकारियों से निपटने के लिए, इनकी मांगे मानने के लिए कौन सा रुख अख्तियार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।